जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा मैंने बताया था कि अब जो अगली सीरीज होगी, मैंने कहा था वो करंट अफेयर पर आएगी और ये जो सीरीज है ये करंट अफेयर पर है। और मैं जो इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे तो हम एक पत्रिका है और उस पत्रिका में पत्रिका की करंट अफेयर और मैं अपनी करंट अफेयर को जोड़ दूंगा, जिससे आपको परीक्षा में जब जाएं तो आपको ये सीरीज बहुत मददगार साबित होगी। और इसमें आपको कम से कम पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा दावा है। आइए आज प्रारंभ करते हैं। तो हम अक्टूबर माह की करंट अफेयर को चालू करते हैं। किस माह की भैया? अक्टूबर माह की। तो जो अक्टूबर है, अक्टूबर माह की हमारी करंट है और उसी अक्टूबर माह की करंट अफेयर को प्रारंभ करेंगे। पर ये करंट अफेयर किस पत्रिका की है? तो आप देखिएगा वो पत्रिका हो जाएगी भैया प्रतियोगिता दर्पण। किसकी हम लोग पढ़ेंगे? प्रतियोगिता दर्पण। तो आप देखोगे प्रतियोगिता दर्पण, ये आप देखोगे जो पत्रिका है ये हमारे एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगी, क्योंकि यहाँ से मेरा अनुभव रहा है कि इस पत्रिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से हम लोग कर ले जाते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी भी जोड़ दूंगा जो विषय को आसान बना देगी। तो भैया हम प्रारंभ करते हैं अक्टूबर माह की करंट अफेयर, वो भी किसकी? प्रतियोगिता दर्पण की। तो भैया चलिए प्रारंभ करते हैं। अब प्रारंभ करेंगे तो मैंने कहा भी था सारे विषय में कंप्लीट कराऊंगा जीएस के धीरे धीरे। तो अब इसी कड़ी में जब सबसे पहले पहुंचते हैं तो प्रारंभ करते हैं प्रथम क्वेश्चन राष्ट्रीय अध्ययन से, जो देश में घटित घटनाएं हैं। तो आप प्रथम चैप्टर को जब प्रारंभ करेंगे तो आया जो प्रथम चैप्टर है उसमें आप देखिएगा 75वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में व्यवस्था है। स्वतंत्रता दिवस। अब ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, मतलब एक दिन पहले आप देखिए पूर्व संध्या पर क्या होता है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका आप देखोगे राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। अब आप देखोगे वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो अब आप देखिएगा हमारे राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति महोदय जो हमारे हैं वो महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो अब जो महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने पूर्व संध्या पर संबोधित किया और आप देखिएगा कि उन्होंने अपने जो राष्ट्र में योगदान, हमारे क्रांतिकारी, हमारे महात्मा जी सभी को याद किया। और इसी के उपलक्ष्य में आप देखिएगा कि हमारे 15वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं कौन सा महोत्सव भैया? अमृत महोत्सव। कौन सा? अमृत महोत्सव। तो इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो ये अमृत महोत्सव है क्या? तो आइए जानते हैं। तो ये जो अमृत महोत्सव है तो हम देखेंगे कि ये अमृत महोत्सव हम 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर में 75 सप्ताह के लिए, कितने सप्ताह के लिए? 75 सप्ताह के लिए मना रहे हैं। और इस 75 सप्ताह में हम मनाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। तो याद रखिएगा कि अमृत महोत्सव हम सभी कब तक मनाते रहेंगे? तो इसमें आप देखोगे हमारे क्रांतिकारी जो रहे हैं, हमें कैसे आज़ादी मिली, उन चीज़ों पर ही बात होनी है। तो ये जो अमृत महोत्सव है, अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो अमृत महोत्सव से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? तो ये जो अमृत महोत्सव है इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 12 मार्च 2021 में हुआ है। और ये 12 मार्च 2021 को ही क्यों किया गया? तो हमने कहा ये अमृत महोत्सव है, आजादी का महोत्सव है। तो कुछ चीजें हम पीछे जाएंगे और देखेंगे। तो इतिहास की एक घटना है और वो है भैया 12 मार्च और 12 मार्च 1930। अब 12 मार्च 1930 को ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसे हमने इतने वर्षों बाद याद कर लिया? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। कौन सा भैया मार्च? दांडी मार्च। और ये दांडी मार्च किसने किया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो आप देखिएगा जो हमारे महात्मा जी हैं उन्होंने दांडी मार्च निकाला था और यहां पर जाके नमक कानून को तोड़ा था। तो यहां से आपसे यही क्वेश्चन कह सकता है कि दांडी मार्च कब हुआ?
तो 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुई। और यात्रा प्रारंभ कहां से हुई? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से। किससे? साबरमती आश्रम। और ये जो भैया साबरमती आश्रम पड़ता है वो है भैया अहमदाबाद। कहां पर है भैया? अहमदाबाद। तो यहीं से क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा कि इस अमृत महोत्सव का आयोजन कहां से हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? तो भैया साबरमती आश्रम से ही। और आपका दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ? साबरमती आश्रम से समुद्र तट दांडी गए थे। और दांडी गए कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल रहे थे तो इनके 78 अनुयायी भी इनके साथ थे। आपसे पूछता भी है कि इनके अनुयायी इनके साथ थे। और आप देखो कि कई स्रोतों में कहीं पर 385 किलोमीटर की यात्रा मिलती है, कहीं पर 390 किलोमीटर की यात्रा मिलती है। तो वो आप देखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। अब जब आगे बढ़े तो यात्री कितने थे भैया? 78 यात्री थे। महात्मा गांधी जी के साथ कितने यात्री थे भैया? 78 यात्री थे। और नमक कानून को तोड़ा तो 6 अप्रैल 1930। आप देखिएगा 6 अप्रैल 1930 गांधी जी पहुंच गए कहां पर? दांडी। और जब दांडी पहुंचे उन्होंने यहीं पर एक आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा चला दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा, तो आपसे पूछ सकता है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंच गए? तो यहां से याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच गए कहां पर? दांडी। अब उसी के उपलक्ष्य में हमने मनाया क्या? अमृत महोत्सव। और कितने सप्ताह तक मनाएंगे भैया? 75 सप्ताह तक चलेगा। कितने सप्ताह तक चलेगा? 75। तो हम अपने वीर क्रांतिकारियों को याद करेंगे। तो सबसे पहले जब वीर क्रांतिकारियों को याद करेंगे तो सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की बात जरूर करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1857। तो ये जो अमृत महोत्सव है इसमें आप देखोगे 4 स्थान उत्तर प्रदेश के भी चुने गए। और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? 1857। तो 1857 जो विद्रोह है, 1800 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह में आप देखिएगा प्रथम गोली चलाने वाला कौन थे भैया? मंगल पांडे। कौन से भैया? मंगल पांडे। और ये जो मंगल पांडे हैं ये आप देखोगे निवासी कहाँ के थे? बलिया के। कहाँ के निवासी थे भैया? बलिया के निवासी थे मंगल पांडे। कहाँ के निवासी हो गए भैया? तो बलिया। तो उत्तर प्रदेश का एक स्थान कौन सा चुना गया? बलिया। और बलिया में कहाँ? शहीद स्मारक। कहां पर भैया? शहीद स्मारक। अब इसके आगे बढ़ोगे, जब आगे बढ़ोगे तो यहीं पर याद रखिएगा एक आपको मिल जाएगा कौन सा? मेरठ। कौन सा मिल जाएगा भैया? मेरठ। तो यहीं से याद रखिएगा कि जो मेरठ है, क्या है? जो मेरठ है भैया, मेरठ से आप देखिएगा वास्तविक शुरुआत हुई है। क्या हुई है? वास्तविक शुरुआत। तो आपसे कह दे कि वास्तविक शुरुआत, ये पूछता भी रहता है कि 1857 विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई? तो जो वास्तविक शुरुआत होती है वो भैया कहां से हो जाएगी? मेरठ से। और जो मेरठ से वास्तविक शुरुआत होती भैया वो होती भैया 10 मई को। कब हो जाएगी भैया? 10 मई को हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से कई सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो यहीं पर आप देखिएगा मेरठ में बना है कौन सा? शहीद स्मारक। कौन सा बना भैया? शहीद स्मारक। तो अब दूसरा आयोजन जो मेरठ में हो गया। अब जब तीसरे की बात करेंगे तो इसका पहले आप सभी ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं कहां बढ़ूंगा? आगे बढ़ूंगा। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, इसको हम रब करते हैं, फिर चलते हैं। और भैया ये चीज याद रखिएगा कि अगर क्लास में मजा आए तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लास आप देखिएगा, आप जब
परीक्षा में जाएंगे तो एकदम दबाव मुक्त कर देगी, एकदम दबाव मुक्त कर देगी। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। तो भैया हम इसको रफ करते हैं। अब रफ करके आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे भैया? रफ करके आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर देखेंगे। अब मैंने मेरठ की बात की। किसकी बात कर दी भैया? मेरठ। अब मेरठ की सैन्य टुकड़ी ने क्या कर दिया? अमृत महोत्सव पढ़ रहे हैं भैया। मेरठ की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में आप देखिएगा बहादुर शाह जफर, किसको भैया? बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा 1857 का नेता कौन था? 1857 का नेता कौन था? तो याद रखिएगा 1857 का जो नेता था वो बहादुर शाह था। और ये बहादुर शाह कहां भैया? दिल्ली। कहां पर है भैया? दिल्ली। और यहीं से याद रखिएगा आपसे कह सकता है क्योंकि ये बहादुर शाह जफर बहुत ही वृद्ध है। क्या है? बहुत ही वृद्ध है। तो इसके सेनापति हैं कौन से भैया? बख्त खां। कौन से हो जाएंगे भैया? बख्त खां। तो नेतृत्व दिल्ली का कौन करेगा? तो आपसे कह सकता है कि 1857 विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था भैया? तो दिल्ली का नेतृत्व कौन कर देगा भैया? बख्त खां कर देंगे। कौन कर देंगे भैया? बख्त खां। अब यही जो बहादुर शाह आगे चल के पकड़ा जाएगा। अब जब पकड़ा जाएगा तो आप देखोगे इसके पुत्रों को तो आप देखिएगा कत्लेआम कर दिया जाता है और इसको निर्वासित कर दिया जाता है और इसे भेज दिया जाता है भैया कहाँ? रंगून। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता भी है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पर है? क्या कहेगा भैया? बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है भैया? तो भैया कि बहादुर शाह जफर कहाँ चले गए? तो रंगून चले गए भैया। रंगून। कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ बना दिया गया? रंगून। यहां से दो क्वेश्चन और रट लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, वो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। और वो है क्या? आप देखोगे जो बहादुर शाह है ये मुगल शासक है भाई। कौन सा है? और मुगल वंश का संस्थापक कौन है भैया? बाबर है। कौन सा भैया? बाबर। और बाबर का मकबरा कहां पर है? आपसे पूछ सकता है भैया। और इस समय आप देखिएगा अफगानिस्तान का घटनाक्रम ही चल रहा है और अफगानिस्तान में पड़ता क्या भैया? काबुल। कौन सा पड़ जाएगा? काबुल। तो आपसे कह सकता है कि बाबर का मकबरा कौन सा भैया? बाबर का मकबरा कहां पर है? तो बाबर का मकबरा हो जाएगा कहां पर भैया? काबुल में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा भैया? काबुल में हो जाएगा। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे दूसरे नेता मिल जाएंगे, जहांगीर। कौन से मिल जाएंगे? जहांगीर। और ये भी आपसे पूछता रहता है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है? क्या पूछेगा आपसे कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो जहांगीर का मकबरा है कहां पर? लाहौर में। कहां पर भैया? लाहौर। तो याद कर लीजिए कि कितने मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर हैं? तो याद करें 3 लोग हैं। और 3 में आप देखिएगा पहला मुझको मिल गया बहादुर शाह जिसका मुख्यालय कहाँ है? मकबरा मतलब रंगून। अब आप देखिए जहांगीर कहां पर है? लाहौर। और बाबर कहां पर है? काबुल। और ये बाबर जो है इसको 2 बार दफनाया गया है। पहले कहां दफनाया गया? आराम बाग। कहां पर दफनाया गया भैया? आराम बाग। और आराम बाग के बाद कहां ले जाया गया? उसे काबुल ले जाया गया। तो ये मैं क्वेश्चन आपको आप देखोगे मैं इतना करा दूंगा यहां पर करंट अफेयर से जोड़ के, क्योंकि करंट से अफेयर से जुड़ा ही सब्जेक्ट आजकल एग्जाम में आता है। और मैं इतना करा दूंगा कि आप आसानी से एसआई बन जाएंगे भैया, दरोगा बन जाएंगे और इस बार वर्दी लग जाएगी और एसएससी जीडी में वर्दी मिल जाएगी। तो भैया अगर वर्दी चाहते हैं तो जुड़ जाएं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। और आप देखिएगा कि एकदम मजेदार क्लास है और अगर मजा आ रहा हो तो इस क्लास को शेयर भी कर दो भैया, शेयर कर दो। अब आगे बढ़ेंगे तो मैंने देखा मेरठ की सेना ने किसे नेता घोषित कर दिया? बहादुर शाह। तो आप देखिएगा बलिया के बाद अमृत महोत्सव कहां लग गया? मेरठ में। अब इसके बाद जाओगे मेरठ के बाद
तो यहीं पर आप देखिएगा झांसी मिल जाएगी भैया। कौन सी मिल जाएगी? झांसी। और झांसी का नेतृत्व 1857 में अगर आपसे पूछेगा कि झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो और झांसी वाली रानी कौन थी? लक्ष्मी बाई। कौन सी थी भैया? लक्ष्मी बाई। और इसे आप याद करें। तो अमृत महोत्सव का तीसरा आयोजन कहां पर हो गया? झांसी। अब चलेंगे चतुर्थ स्थान की ओर। चतुर्थ स्थान की ओर चलेंगे तो वो भैया हो जाएगा लखनऊ। कौन सा हो जाएगा भैया? लखनऊ। और लखनऊ से याद करो आजाद। और आजाद की घटना कौन सी है? 1925 काकोरी कांड। कौन सा कांड भैया? काकोरी कांड। और इस काकोरी कांड के लिए क्या लगेगा? अमृत महोत्सव। हम इसको करेंगे याद। और ये काकोरी कांड में याद रखिएगा क्वेश्चन बचता है कि काकोरी कांड की घटना में तो शामिल था पर मुकदमे से बच निकला, कि उस पर कोई मुकदमा नहीं बना। तो याद रखिएगा वो भैया निकलने वाला था कौन? चंद्रशेखर आजाद। कौन सा हो जाएगा भैया? चंद्रशेखर आजाद। और यहां से सही वाले याद रखिएगा कि ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार। क्या बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार। बात समझिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार। और ये जो उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार है वो भैया है नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन सा है? नवाबगंज पश्चिम बिहार। और यही जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है भैया ये कहां पड़ता है? उन्नाव। कहां पड़ जाता है भैया? उन्नाव। और इसी नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम अब क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। क्या कर दिया गया भैया? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। तो यहां से देखिएगा अमृत महोत्सव का आयोजन कहां कहां पर उत्तर प्रदेश में होगा? बलिया, मेरठ, झांसी, लखनऊ। कहां कहां पर हो गया भैया? बलिया, मेरठ, झांसी, लखनऊ। तो ये भैया आपके इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए। भारत से बाहर 3 मुगल बादशाहों के मकबरे भी मैंने करा दिए। और अब आप लोग ले लें इसका स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट। अब जब बात करेंगे आगे तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो काम करेंगे। एक तो राष्ट्र को संबोधित करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करने के साथ साथ आप देखिएगा ध्वजारोहण करेंगे। क्या करेंगे भैया? ध्वजारोहण करेंगे। और जब ध्वजारोहण करेंगे तो अब आपसे क्वेश्चन बन गया कि एक तो करेंगे किसको? ध्वजारोहण। ध्वजारोहण और मतलब झंडे को करेंगे फहराएंगे। क्या करेंगे? झंडे को फहराएंगे। और मैंने ये झंडे के बारे में जो चीजें हैं, तिरंगे के बारे में हैं, यही हमारी आन बान शान है। और इसके बारे में भैया मैंने आपको स्टार वाली क्लास में बहुत सारा बता के रखा है। तो उधर 2 सीरीज चल रही हैं, एक मैथ वाली क्लास चल रही है और दूसरी स्टार वाली, उसे भी लेते रहें। और यहां पर आप देखिएगा आज हम बस इसी पर बात करेंगे। तो ध्वजारोहण की जब बात करोगे तो आपसे कह सकता है कि भारत में आप देखिएगा कि ध्वजारोहण हर 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है। तब यही जो ध्वजारोहण है आपसे पूछ सकता है कि प्रथम प्रधान सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण करने वाला प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण करने वाला प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाला, तो सबसे ज्यादा बार तो आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से हो जाएंगे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भैया 17 बार फहराया। कितने बार? 17 बार।
और नरेंद्र मोदी प्रथम गैर कांग्रेसी बन गए। नरेंद्र मोदी प्रथम गैर कांग्रेसी बन गए भैया, गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीएम बन गए, जो सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया। क्या करा है? सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है। तो सबसे ज्यादा बार अगर झंडा फहराया तो 8 बार। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये गैर कांग्रेसी है। अब यही आपसे ये कह सकता है कि किन किन प्रधानमंत्रियों को झंडा रोहण करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, झंडा रोहण करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। अब यहां पर चंद्रशेखर हो गए। दूसरे आप देखिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, और वो भैया हो जाएंगे कौन से? गुलजारी लाल नंदा। कौन से हो जाएंगे भैया? गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखें, 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनको ध्वजारोहण करने का अवसर नहीं मिला, कि ध्वजारोहण करने का अवसर नहीं मिला। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो भैया जल्दी से लें स्क्रीनशॉट और अब हम बढ़ते हैं। तो अब आप देखिएगा कि यहीं पर आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया। तो आप देखिएगा जो हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में मेडल लाए, उनके लिए, जवानों के लिए, हमारे क्रांतिकारियों के लिए। और इसी पर एक बात आप देखोगे, किसानों की आय पर भी बोल दी। किस पर बोल दी? किसानों की आय पर बोल दी। आप देखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है, किसानों की आय 2 गुनी भैया, किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य। तो भैया इनकी आय 2 गुनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया। कब तक रखा गया है? 2022 तक रखा गया है। आप देखिएगा, परंतु कैसे होगा ये कुछ नहीं बताया गया। और ऐसे होगा, 3 काले कानून आ गए हैं किसान कहते हैं, और उन कानूनों के वजह से किसान रोड पर बैठा है भाई। ऐसे आएगी आय 2 गुनी। तो अब इसी के लिए आप देखिएगा कि आय 2 गुनी है। तो यहीं पर आप देखिएगा एक चल रहा है प्रधानमंत्री, एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। कौन सी चल रही भैया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। और ये किस प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना है, यह प्रारंभ कब की गई थी? 1 दिसंबर। कब की गई थी? 1 दिसंबर 2018। और इसमें आप देखिएगा कि 6,000 रुपए वार्षिक मदद की जाती है किसानों की। कितनी? 6,000 रुपए वार्षिक मदद की जाती है। और एक किस्त आती भैया कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। तो ये अब 9 किस्तें आ चुकी भैया। कितनी किस्तें आ चुकी हैं? कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खातों में 9 किस्तें आ चुकी हैं। अब भैया बढ़ेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा कि कई सारे राज्य किसानों से संबंधित योजना चलाते हैं। जैसे एक योजना आपसे पूछी जा सकती है, सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना, ये सूर्योदय योजना जो है ये किसान के लिए चलाई गई है। आपसे यही कह सकता है कि ये सूर्योदय जो योजना है ये किस राज्य में चलाई गई है, या किस राज्य द्वारा किसानों के लिए प्रारंभ की गई है? तो भैया ये याद रखिएगा, गुजरात। किसके यहाँ? गुजरात। तो अब भैया हम लोग बढ़ते हैं, यहीं पर याद रखिएगा, एक किसान ऊर्जा को ऊर्जा के लिए, ऊर्जा पर आत्मनिर्भर। क्या करेंगे? ऊर्जा पर आत्मनिर्भर। तो भैया यहीं पर याद रखो, ऊर्जा पर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। निर्भरता के लिए यहीं पर आप देखिएगा एक चलाया है। तो उन्होंने चलाया कौन सा? आपका हाइड्रोजन मिशन चलाया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। तो आपसे कह सकता है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा, तो वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है। और आप देखिएगा भारत जो अक्षय ऊर्जा है, कौन सी भैया? अक्षय ऊर्जा है। और अक्षय ऊर्जा में भारत की जो क्षमता हो गई है
वो 100 गीगावाट हो गई। क्या हो गई भैया? 100 गीगावाट। और इसे सरकार ने 2030 तक आप देखिएगा 450 गीगावाट करने की घोषणा कर दी। कितनी कर दी है भैया? कि हमारी अक्षय ऊर्जा जो क्षमता है वो 100 गीगावाट है, पर 2030 तक ये कितने गीगावाट हो जाएगी? 450 गीगावाट। तो आप देखिएगा, मैं आपको जहां से भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं। अगर आप सबको भैया क्लास में आनंद आ रहा है तो आनंद के साथ पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं भैया, और नोट्स बनाने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें और फैलाते रहें भैया वीडियो को। और अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। आप लोग लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब भैया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और मैं इस वीडियो में आप देखिएगा कि इतने अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा चीजों को कि जब आप परीक्षा में जाएं तो आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलें, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलें। अब जब बढ़ते हैं तो आप देखिएगा संसद में एक विधेयक आया था। क्या आया था भैया? संसद। तो याद करें, जैसे संसद है तो संसद आप देखिएगा ये संसदीय प्रणाली है। अब भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। यहां से याद करिएगा कि भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। और यही आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि ये जो संसदीय प्रणाली है ये हमने ली कहां से, कि संसदीय प्रणाली को भैया हमने किस देश से शामिल किया है? तो वो भैया देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया कौन सा? ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब आप देखोगे संसदीय प्रणाली कहां से हो गई? ब्रिटेन से हो गई। तो यहीं पर याद रखिएगा, जो भारत की संसद है यही कैसी संस्था है? विधि निर्माणकारी है। कैसी भैया? विधि निर्माणकारी। आपसे कह सकता है, क्या कह सकता है? कि संसद कैसी संस्था है भैया? तो संसद याद रखें कैसी संस्था हो जाएगी? विधि निर्माणकारी हो जाएगी भैया, विधि निर्माणकारी। और मैं आपको एक एक जानकारी दे दूंगा भैया, पर आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को। अब ये जो संसद होगी कैसी संस्था होगी भैया? विधि निर्माणकारी। अब ये जो संसद है ये 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक सदन हो जाएगा भैया आपका कौन सा? लोकसभा। कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा भैया। दूसरा सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा भैया। कौन सा सभा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगी भैया। और ये जो राज्यसभा है ना, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। पर क्या ये संसद पूरी हो गई? तो कहोगे नहीं भैया अभी पूरी नहीं हुई, अभी कोई आना बाकी रह गया है। कौन आएगा? तो महामहिम आएंगे भैया। और महामहिम मतलब हमारे राष्ट्रपति महोदय आएंगे। कौन से आएंगे? राष्ट्रपति। और यहीं से याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति हैं ये संसद का अभिन्न हिस्सा है, पर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, कौन सा? हमारा राष्ट्रपति होता है, वो संसद का अभिन्न अंग होगा। क्या होगा? संसद का अभिन्न अंग होगा, परंतु वो सदन का सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा, वो संसद के सदन का सदस्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहीं पर याद कर लें और समझ के कि संसद का अभिन्न अंग तो है हमारा राष्ट्रपति, पर संसदन के सदस्य नहीं है, संसद के सदनों का सदस्य नहीं है। अब आप देखोगे तो यहां पर लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया। तो अब हमने बात ये करी कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ये दोनों संसद के अंदर ही हैं। और संसद कैसी संस्था है? विधि निर्माणकारी है। तो यहां पर भैया बनेंगे कानून। और जो कानून 2 तरीके से याद रखिएगा कि जब कोई कानून, जब कोई व्यवस्था हम संसद के पटल पर रखते हैं उस पर कानून बनाने के लिए, तो जब हम कुछ लाते हैं तो वो प्रस्ताव होता है। क्या होता है भैया? प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव को जब हम प्रस्ताव लाते हैं
तो भैया इसे हम लोग कहते हैं विधेयक। क्या कह देंगे? विधेयक। तो याद रखिएगा। और जब यही प्रस्ताव पर लोकसभा, राज्यसभा और संसद का अभिन्न हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति। जब इनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, इनसे सहमति मिल जाती है, तो वही प्रस्ताव क्या कहलाने लगता है भैया? अधिनियम कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? अधिनियम कहलाने लगता है। तो यहीं पर एक प्रस्ताव आया, और वो प्रस्ताव भैया आया तो संसद में आप देखिएगा जब प्रस्ताव आते हैं तो वो नंबर के प्रस्ताव होते हैं, और उन नंबरों के प्रस्ताव में आओगे तो भैया 127 नंबर का प्रस्ताव आ गया। कितने नंबर का विधेयक आएगा? 127 नंबर का। अब ये 127 नंबर वाला विधेयक कह क्या रहा है? तो 127 नंबर वाले विधेयक को समझने से पहले एक विधेयक और समझेंगे, और वो विधेयक समझेंगे भैया 123वां विधेयक। याद रखिएगा, यहां से दरोगा वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चीज कि 127 विधेयक 123 विधेयक से जोड़ रहा है। तो 123वां विधेयक आया, वो विधेयक था ओबीसी। ओबीसी कौन सा आया? कि जो भैया 123वां विधेयक आया, बात समझिएगा, वो ओबीसी को सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर आप देखिएगा एक आयोग की बात करता है। किसकी बात करता है? एक आयोग की बात करता है। और ये जो 123वां विधेयक है, अब आप देखिएगा ये संसद में आया, और जब ये पास हुआ तो ये पास हुआ, आप देखोगे जब ये अधिनियम बना तो ये अधिनियम बना 102 नंबर का। किस नंबर का बना? 102। इसका तात्पर्य यह है कि संसद के पटल पर तो 127 विधेयक आए, पर उनमें समस्त 127 पास नहीं हो सके, क्योंकि यहां से गुजरना है। तो जब पास नहीं हुआ तो 102 विधेयक जो है, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे आपको बताऊं, क्योंकि चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी तो फिर समझ में कम आएंगी। अब चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे तो थोड़ा इसे मैं रफ कर देता हूं, कुछ चीजें बस, सब नहीं, कुछ चीजें। अब आप देखिएगा कि जो 102 विधेयक हुआ, संशोधन विधेयक 123वां हुआ, और ये अधिनियम कौन सा हुआ? तो आप देखिएगा यहां पर एक अधिकार था, जैसे आप देखोगे अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में कई जातियां आती हैं, तो अब जो जातियां होंगी उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार 102 केवल केंद्र को दे देता है। तो 102 में क्या कह रहा है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, मतलब ओबीसी है, ओबीसी में विभिन्न प्रकार की जातियों को, विभिन्न प्रकार की जातियों को, भैया इसे लिखते रहना क्योंकि आपके यहां थ्योरिकल भी पेपर आएगा, कि कह रहा है कि ओबीसी में विभिन्न प्रकार की जातियों को शामिल करने का अधिकार। क्या करने का अधिकार भैया? शामिल करने का अधिकार। क्या कह रहा है भैया? अधिकार केवल संसद को। किसको हो गया भैया? केवल संसद को। तो बात समझें कि यहां पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें अगर कोई जाति शामिल कर सकता है, अगर किसी जाति को शामिल कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? तो वो भैया केवल केंद्र कर सकता है। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कहता है? 102। और विधेयक कौन सा है? 127। बात समझते रहना, 102 संविधान संशोधन कहता है कि ओबीसी में विभिन्न प्रकार की जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। इसीलिए इसी कड़ी में, और ये जो संशोधन अधिनियम हुआ वो भैया 2018 में हुआ। अब इसमें हुआ क्या और देखते हैं। तो इसमें कहा गया, आपने सुना होगा कि जाट आंदोलन हरियाणा में चला, मराठा आंदोलन आप देखिएगा महाराष्ट्र में चला। कहां चला भैया? महाराष्ट्र में चला।
और आप देखिएगा इन सरकारों ने क्या किया, इनको आरक्षण आवंटित कर दिया। अब आरक्षण दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज किया। क्यों? क्योंकि 102 संविधान संशोधन क्या कहता है कि ओबीसी में शामिल करने का अधिकार किसी भी जाति को केवल संसद को है, ना कि विधानमंडल को है। तो बात खारिज हो गई। अब यहीं से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, जैसे एक ओबीसी आयोग बन गया। कौन सा बन गया भैया? इसी संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन के तहत कौन सा बनाया गया? ओबीसी आयोग। तो आपसे कह सकता है भैया ओबीसी आयोग का उल्लेख कहां पर है, किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी आयोग आया है, या ओबीसी आयोग की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है? तो यहां से याद रखिएगा वो हो जाएगा 338B। कौन सा हो गया भैया? 338B के तहत आ गया। ठीक है कि 338B के तहत आ गया। अब ये तो आयोग बना 102 से। अब मैंने 127वां विधेयक की बात की। ये तो 123वें विधेयक की बात कर रहे थे और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा हो गया? 102। तो याद रखिएगा ये जो ओबीसी आयोग वाली व्यवस्था है ये 123 संविधान संशोधन विधेयक था। इसका क्या था भैया? संविधान संशोधन विधेयक था। और संशोधन, और वहीं जब हम बात करेंगे संशोधन विधेयक, अंतर रखिएगा, और मैंने विधेयक के बारे में बता दिया। और 102 संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा भैया? संविधान संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम आपको मैंने बताया है कि जब संसद के लोकसभा, राज्यसभा और जब उस पर राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे देगा तब वो बन जाएगा भैया अधिनियम। अब इसके बात करते हैं कि 127 क्या आ गया? क्या गया भैया? 127 क्या आ गया? तो जब हम 127 की बात करें उसके पहले एक बात और कर लो। जैसे लोकसभा का उल्लेख आपसे पूछ दे तो यहीं पर याद रखिएगा आर्टिकल 81। कितना हो जाएगा भैया? आर्टिकल 81 कि लोकसभा का उल्लेख किसमें हो गया? आर्टिकल 81। दूसरी बात करोगे तो राज्यसभा का उल्लेख तो आर्टिकल 80। कहां पर हो जाएगा भैया? आर्टिकल 80। मैं एक एक चीज करवा रहा हूं और बहुत प्यार से, तो आप लोग का भी काम है भैया, इससे शेयर करो जल्दी से जल्दी और लाइक ठोको। अब यहीं पर आ जाएंगे तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भैया आर्टिकल 52 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो आपसे कह सकता है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो भैया 52 में किया गया है। लोकसभा 81, राज्यसभा 80। अब आप ले इसका स्क्रीनशॉट। कुछ चीजें मैं यहां से करूंगा रफ, जिससे आपको आगे की चीजें आए बिल्कुल समझ में। और इसे भैया नोट करके लिखना, नोट लगा के इन क्वेश्चनों पर भैया स्टार लगा देना, स्टार लगा देना भैया। स्टार वाला क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, स्टार लगा के इसे नोट करिएगा। अब बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। तो मैं इसे कुछ चीजों को रफ करने वाला हूं, सारी चीजों को रफ नहीं करूंगा, केवल कुछ चीजें। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा अब बात 102 संविधान संशोधन पढ़ चुके और 123वां विधेयक पढ़ चुके हैं। अब बात आई 127वें विधेयक की, और ये 127वां विधेयक कहां पर आया? लोकसभा। और ये पारित हो गया सभी सदनों से। क्या हो गया? सभी जगहों से पारित हो गया। अरे भैया पारित हो गया तो हुआ क्या? इसमें आया क्या? तो यहीं पर एक बात की गई, 127वां संविधान संशोधन विधेयक आया और उसको जब पास कर दिया गया तो 105 संविधान, क्या भैया? 105 संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। क्या बन गया भैया? संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। तो ये क्वेश्चन आपसे जाएगा पूछा, और इस पर भी लगा लो भैया स्टार। क्या लगा लो भैया? स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया। तो अब भैया 105 संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम क्या कहता है? ये अधिनियम कहता है, तो अभी आपने देखा कि जो ओबीसी में, किसमें भैया? ओबीसी में जातियों को शामिल करने का मतलब ओबीसी में
जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, कौन सी भैया, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उनको आप देखिएगा ओबीसी आयोग में शामिल करने का अधिकार किसको था, केंद्र को था। और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम वो भैया राज्यों को ये अधिकार आवंटित करता है, ये राज्यों को भी अधिकार दे देता है। क्या देता है भैया, अधिकार दे देता है कि यहां पर ये जो राज्य हैं, क्या है भैया, वो राज्य हैं, ये राज्य भी किसी भी जाति को अब अगर ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको भी ये राइट दे दिया गया है। और ये राइट किसने दिया भैया, 105 संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखना भैया, विधेयक पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा जब कोई प्रस्ताव आए संसद के पटल पर तो विधेयक कहलाता है, और जब संसद से वो गुजर जाए, पास हो जाए और महामहिम कर दें साइन, और उनके साइन करते ही क्या बन गया भैया, अधिनियम। तो 105 अधिनियम भी याद रखें। अब हम लोग थोड़ा भैया चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर चलेंगे तो यहीं से याद करेंगे। जैसे ये ओबीसी आयोग है तो एक आर्टिकल आता है, कौन सा आर्टिकल, एक आर्टिकल है, इसे याद कर लीजिएगा, 338। इसमें क्या है, एससी आयोग की बात की गई। किसकी आयोग की बात की गई, एससी आयोग। और एससी आयोग के साथ साथ एसटी आयोग भी था, पर एसटी आयोग ने, एसटी जनसंख्या ने आरोप लगाया कि जो उनके अधिकार हैं वो सब हनन कर जाते हैं एससी, तो उनके लिए एक अलग से संविधान संशोधन करके उनका आयोग अलग कर दिया गया। और उनका आर्टिकल आया भैया 338 का, और 338 का में आ गया कौन सा भैया, एसटी आयोग। तो आपसे कह सकता है कि जो एसटी आयोग आया है, जो भैया ये एसटी आयोग आया है ना, तो इस एसटी आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन, कौन सा भैया, 89वां संविधान संशोधन। और ये भैया 89वां जो संविधान संशोधन है ये करता क्या है, ये कर देगा भैया एससी आयोग से अलग एक एसटी आयोग। तो मैंने यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारी व्यवस्था बता दी जो आपको मजबूत कर देगी। आप परीक्षा को ऐसे ही निकालेंगे, चुटकियों में पास कर देंगे भैया परीक्षा को। और अगर पास करना है, करंट को आपको एकदम रटना है, याद करना है, हमेशा आपको लगता है कि करंट बनी रहे मेरे साथ, तो आप भी बने रहें प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। तो भैया अब ले लें इसका स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग अब बढ़ेंगे कहाँ पर, आगे की ओर। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर आप कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, और उन चीज़ों को याद रखेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा, आपने आर्द्र भूमि का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा, आर्द्र भूमि, वेटलैंड। तो ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो ये आर्द्र भूमियाँ होती क्या हैं, तो आप सभी को पता है कि मानव के अतिक्रमण तो जारी ही रहेंगे भैया। ये आर्द्र भूमियाँ होती, तो आप देखिएगा कि जैसे हम पृथ्वी पर जब बात करते हैं तो एक जल राशि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक जल राशि की बात करते हैं। और जो दूसरी बात करते हैं तो वो दूसरी बात कौन सी कर देते हैं भैया, वो हम लोग बात कर देते हैं किसकी, स्थलखंड की। तो अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र है जो स्थलखंड और जलखंड के बीच का है। तो वो जो स्थलखंड, याद रखिएगा, जो आपका स्थलखंड है और आपका जो जलखंड है, जो इसके बीच का जो जोन बन रहा है, इसी को हमने कहा आर्द्र भूमि। क्या कह दिया गया भैया, आर्द्र भूमि। तो ये जल राशि है और ये स्थल है, इनके बीच का ये कह सकते हैं जो दलदल वाला क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र आप देखिएगा धीरे धीरे, अब आप देखोगे इस क्षेत्र का विनाश ही होता चला जा रहा है। तो इसको संरक्षित करने के लिए, क्या करने के लिए भैया, इसको संरक्षित करने के लिए, और इसको संरक्षित करने के लिए एक चीज बनाई गई, और वो चीज क्या है भैया, वो चीज एक सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन किया गया, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। 1971, कब सम्मेलन किया गया, 1971। और 1971 में जब सम्मेलन किया गया तो उस सम्मेलन में आप देखिएगा, और ये सम्मेलन किया गया रामसर
सम्मेलन। कौन सा आ गया भैया? रामसर सम्मेलन। तो यहां से थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमको कि जैसे रामसर की बात आ गई तो रामसर का मतलब ही भारत में होगा, पर भैया ये रामसर भारत में ना हो कि कहां पर है? ईरान में है। कहां पर भैया? ईरान में। और ये रामसर सम्मेलन जो हुआ तो आपने सुना होगा कैस्पियन सागर। कौन सा सागर सुना? कैस्पियन सागर। और ये जो कैस्पियन सागर है या कैस्पियन झील भी कह सकते हो, इसी के तट पर आप देखिएगा ईरान में हुआ। और यही जो तट पर हुआ तो ये रामसर सम्मेलन हुआ। यहीं पर कई सारे देश आए, उन्होंने बात की और इनको संरक्षित करने की बात कही। और इनको संरक्षित करने में आप देखिएगा 1975 में इस पर काम प्रारंभ हो गया और ये एक गठित हो गया रामसर आयोग। अब 1975 में तो आप देखिएगा भारत कहाँ पीछे रहने वाला। तो इन दलदलों में, इनमें आर्द्र भूमियों में आप देखोगे हमारे वन्य जीव ही तो रहते हैं। तो वन्य जीवों को ही बचाने की तो बात की जा रही है। और अगर एनवायरनमेंट नहीं बचा तो आप देखोगे मानव ही कहाँ बचेगा। तो ऐसी चीजें बचाने के लिए तो आप देखिएगा कि भारत ने तो पहले से ही प्रावधान कर रखे हैं। और यहां पर देखिएगा 1972 और 1972 में क्या कर रखा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या कर रखा है भैया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना रखा है। व्यवस्था की 1973 और 1973 में चलाया कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे कि 1973 कौन सा प्रोजेक्ट हो गया भैया? टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट आ गया? टाइगर प्रोजेक्ट आ गया। और ये टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिएगा 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा भैया मनाएंगे? राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो राष्ट्रीय बाघ दिवस कब हो गया? 29 जुलाई। और दुनिया में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है कहीं पर, तो याद करें, विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, किसकी संख्या भैया? बाघों की संख्या। तो ये बाघों की जो संख्या है ना वो भैया कहां पर है? तो अपने भारत में भैया, अपने भारत यहां पर प्रथम है भैया। शेर हैं भैया, क्या है? शेर हैं सबसे ज्यादा यहां पे। तो भैया आगे चले और आगे चलेंगे तो यहीं से याद रखेंगे। आगे चल के आप देखोगे 1992 में ले आई सरकार कौन सा प्रोजेक्ट? हाथी प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट ले आई? हाथी प्रोजेक्ट। तो यहीं से आप देखिएगा जब हाथी प्रोजेक्ट आ गया तो 1992 में हाथी को भी संरक्षित करने की बात करने लगे। तो अब धीरे धीरे हम इस रामसर सम्मेलन में, कन्वेंशन में शामिल हो गए। तो याद रखिएगा जो भारत रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ है, क्या हुआ है? शामिल हुआ है। तो भैया शामिल हुआ 1 फरवरी। कब हुआ भैया? 1 फरवरी 1982। कब शामिल हो गए? पर आप देखिएगा अब रामसर सम्मेलन में भारत की जो 4 क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र भैया? 4 क्षेत्र। और 4 क्षेत्र में आप देखोगे गुजरात से कुछ है और कुछ आप देखिएगा हरियाणा से। कहां से भैया? हरियाणा से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात से कौन सा है, हरियाणा से कौन सा है। तो अब हम गुजरात और हरियाणा की जब बात करेंगे तो गुजरात और हरियाणा से है। तो गुजरात से भैया आपकी एक झील हो जाएगी। कौन सी भैया? थोल झील। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि थोल झील किस राज्य में है? तो भैया थोल झील आपके किस राज्य में है? गुजरात में। तो अगला जाओगे तो वाधवाना झील। कौन सी हो जाएगी भैया? वाधवाना। कौन सी झील होगी भैया? वाधवाना झील। तो आपसे यही कह सकता है कि ये जो वाधवाना झील है ये कहां की हो गई भैया? गुजरात की। अब यहीं पर आगे बढ़ोगे तो हरियाणा में जाओगे तो यहीं पर आप देखिएगा एक सुल्तान। कौन सा भैया? सुल्तान। और सुल्तान आपका हो जाएगा सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा भैया? सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भैया आपका हरियाणा। और ये याद रखिएगा हरियाणा की पहली बार ये आर्द्र भूमियां शामिल की जा रही हैं। क्या की जा रही है? हरियाणा की ये आर्द्र भूमियां पहली बार शामिल की जा रही हैं। अब हम अगली आर्द्र भूमि की ओर बढ़ते हैं। तो भिंडावास,
कौन सी भैया? भिंडावास। तो और ये भिंडावास जो है, अब ये जो भिंडावास है ये वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या भैया है? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहां से याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा। तो याद रखें, तो 4 आर्द्र भूमियां हो गई। अब आपसे कह सकता है कि जो ये आर्द्र भूमियां हैं, कौन सी भैया? ये आर्द्र भूमियां हैं, अब तक कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर में शामिल कर लिया गया है? तो भैया याद रखें, कितनी को शामिल कर लिया गया है? 46 आर्द्र भूमियां। दुनिया की जाओगे तो बहुत 2400 से ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं, पर अगर भारत की आपसे आर्द्र भूमियां पूछ दे तो भैया भारत की कितनी आर्द्र भूमियां हो जाएंगी? 46 आर्द्र भूमियां। और 4 शामिल हो गई, 2 हरियाणा की, 2 गुजरात की, थोल झील, वाधवान झील। और आप देखोगे आपका सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कहां पर स्थित हैं। तो आप बढ़ेंगे आगे, तो भिंडवास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब हम इसे रफ करते हैं। आप लोग ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब जैसे आपसे एक आधा क्वेश्चन और पूछ सकता है, और उन क्वेश्चनों में जाओगे, जैसे कह सकता है भारत की प्रथम आर्द्र भूमि कौन सी है? भैया रामसर में शामिल होने वाली भारत की प्रथम आर्द्र भूमि कौन सी है? तो रामसर में शामिल होने वाली भैया प्रथम आर्द्र भूमि जो है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगी चिल्का। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। और चिल्का झील भैया अगर कहीं पड़ती है तो कहाँ पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है। तो इसको भी कर लें। और याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है भैया, क्या है भैया? भारत की सबसे बड़ी झील। इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको चीज़ें और याद करनी होंगी और उनमें देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक हमने रूस से एक राइफल ली है। कौन सी राइफल लेंगे? हमको रूस से एक राइफल मिलेगी, और वो राइफल है भैया, आपसे पूछ सकते हैं, तो वो राइफल हो जाएगी भैया AK-103। कौन सी हो जाएगी भैया? AK-103। कौन सी हो जाएगी भैया? AK-103 राइफल। तो आपसे कह सकता है राइफल्स, तो ये AK-103 राइफल्स हमको किससे मिली भैया? तो मिलेगी किससे? रूस से। और कुछ चीजें हम यहाँ और देख लेते हैं कि हमको ये चीजें कहाँ से मिली। जैसे आप देखिएगा इसी कड़ी में जाओ, तो जब इसी कड़ी में जाओगे तो आपको कई सारी चीजें भारत ने ले रखी हैं। तो आप देखोगे कि राफेल है। कौन सा भैया? राफेल। तो राफेल हमको कहाँ से मिला है? फ्रांस से मिला है। कि राफेल भैया हमको कहाँ से मिल गया? तो वो फ्रांस से मिल गया। आगे बढ़ोगे तो राफेल के बाद जाओगे कहां पर? आपको बराक 8 मिसाइल। कौन सी? बराक 8 मिसाइल। और ये भैया बराक 8 मिसाइल किससे मिली है हमको? इजराइल से लेंगे। किससे लेंगे भैया? इजराइल से देंगे। अब यहीं पर आप देखिएगा अपाचे, अपाचे जो हवाई जहाज है अपाचे, वो हमको कहां से मिल रहा है? यूएसए से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? यूएसए से मिल रहा है। जैसे बोइंग, अब बोइंग कहां से लिया हमने? तो वो भी कहां से लिया है? यूएसए से। तो इन क्वेश्चनों को भी आप लोग याद रखें। तो अब बढ़ते हैं आगे, और इस समय में कौन सी राइफल्स हमने ली है? AK-103। वैसे तो AK-47 फेमस है, पर हमने ली कौन सी? AK-103। अब बढ़ते हैं हम लोग भैया आगे, तो आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा कि आगे बढ़ते हैं। अब भैया आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर आप देखिएगा हमारी एक संस्था इसरो। कौन सी भैया? इसरो। और इसरो को हम कह सकते हैं कि इसरो की स्थापना जो हुई है 1969 में हुई। कब हुई भैया? 1969। अब इसरो है जो हमारा है, कह सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देखिएगा कि ये संगठन जो है वो आप देखिएगा इसने एक प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है, और उस प्रक्षेपण यान से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करने का प्रयास किया है। और वो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका प्रक्षेपण असफल हो गया। तो आपसे कह सकता है कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्या बात कर,
किसकी बात करेंगे भैया? तो ये भैया हो जाएगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको इसने स्थापित करने का जो प्रयास किया था भैया, वो प्रयास भैया किया है GSLV। किससे किया है? GSLV F10। किससे कर दिया भैया? वो जहाज था GSLV F10। और ये जो GSLV F10 था, इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो प्रक्षेपण है वो भैया हो गया है विफल। क्या हो गया भैया? विफल है। तो इसके फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर देखेंगे तो हमने इसरो की बात की 1969, और यहीं जब इसरो की बात करेंगे तो 1969, तो आप याद रखिएगा, अब यहां से आपसे कई क्वेश्चन कर सकते हैं। उन क्वेश्चनों में जाएंगे, जैसे आपसे यही कह सकता है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है। क्या कह देगा भैया? मुख्यालय। और मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? श्री हरि, नहीं भैया, इसका मुख्यालय हो जाएगा कहां पर? बंगलुरु। कहां पर हो जाएगा भैया? बंगलुरु। और बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भारत का सिलिकॉन वैली। तो याद रखिएगा, आपसे अगर यही कह दे कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो भारत का सिलिकॉन वैली हो जाएगा बंगलुरु। और यहीं से याद रखें कि अगर आपसे इसरो के अध्यक्ष पूछ दिया जाए, क्या कह दे? इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो भैया इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे के सिवन। कौन से हो जाएंगे भैया? के सिवन। और यहीं से याद करिएगा कि इसरो जो अपने प्रक्षेपण यानों को प्रक्षेपित करता है, क्या करता है? प्रक्षेपित करता है, वो भैया करता है श्रीहरिकोटा। कहां पर भैया? श्रीहरिकोटा है, ये हमारा एक द्वीप है। और इस श्रीहरिकोटा पर उसका जो प्रक्षेपण केंद्र है, और वो प्रक्षेपण केंद्र कहलाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा भैया कहलाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो भैया श्रीहरिकोटा के पास कौन सा पड़ जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां पर रहेगा भैया? श्रीहरिकोटा। और ये किसका प्रक्षेपण केंद्र है? इसरो का है। किसका भैया? इसरो। और यहीं से याद करिएगा, ये जो श्रीहरिकोटा है ये एक झील को है, एक झील है पुलिकट, और एक हमारी पड़ती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी पड़ जाएगी भैया? बंगाल की खाड़ी। इन दोनों को अलग कर देता है। तो आपसे अगर कभी भी आ जाए कि कौन सा द्वीप पुलिकट व बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो पुलिकट और बंगाल की खाड़ी को श्रीहरिकोटा अलग करता है। और अगर आपसे आ जाए कि पुलिकट झील किन राज्यों में, तो याद करिएगा आंध्र प्रदेश और चेन्नई। और चेन्नई कहां पड़ता है भैया? आपके तमिलनाडु में। तो ये पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली है, और ये भारत की लैगून झील है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी झील लैगून झील है, तो मैं आपको एक एक जानकारी बता रहा हूं। अब भैया हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, और आप लोग ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब भैया आगे बढ़ने के पहले हम इसे रफ करते हैं। तो रफ करेंगे तो यहीं पर आप देखिएगा, अब आगे बढ़ेंगे तो एक स्क्रैप नीति आ गई, और वो भी नई स्क्रैप नीति। अब नई स्क्रैप नीति क्या कहती है? नई स्क्रैप नीति का कहना है कि जैसे कोई वाहन है, सरकारी है तो 15 साल, और वाणिज्यिक है तो 20 साल के बाद उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। और आपसे कह सकता है भैया कि जो नई स्क्रैप नीति है, कैसी भैया? स्क्रैप नीति। तो ये जो नई स्क्रैप नीति है ये भैया लॉन्च हुई 13 अगस्त 2021, और इसे लॉन्च करने वाला कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। कौन से हो जाएंगे भैया? नरेंद्र मोदी। तो आपसे यही कह सकता है कि जो ये स्क्रैप नीति आई है ये लॉन्च कहां से हुई है, तो भैया नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो आप देखोगे आजकल तो सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से हो रही है। तो गांधीनगर को याद करें। किसको याद करें? गांधीनगर। और गांधीनगर राजधानी किसकी है? गुजरात।
किसकी है? गुजरात। और गुजरात के सीएम कौन हो गए? भैया भूपेंद्र पटेल हो गए। कौन से हो गए भैया? भूपेंद्र पटेल हो गए। अब यहीं पर याद करिएगा, भूपेंद्र पटेल। और दूसरी बात याद कर लें कि यहाँ के राज्यपाल कौन से हैं? तो आचार्य देवव्रत। तो यहां से याद करें कि राज्यपाल कौन से हो गए भैया? वो भैया हो गए आपके आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन से हो गए? भूपेंद्र पटेल। तो अब जब आगे बढ़ेंगे, और यही गुजरात से याद रखिएगा, भारत की पहला या कह सकते हैं पहला रेल विश्वविद्यालय। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। कहां पर बन रहा है भैया? गुजरात में बन रहा है। अब अभी हमने किसानों की एक योजना पढ़ाई थी, सूर्योदय किसान योजना। और ये सूर्योदय किसान योजना भी कहां है भैया? तो वो भी कहां पर है? गुजरात में। आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर याद रखिएगा कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा, और वो अगला क्वेश्चन है भैया सिंगल यूज। अब बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर याद रखिएगा एक प्रतिबंध लगाया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करेंगे तो अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? तो जो पन्नी एक से दूसरी बार रिसाइकल नहीं की जा सकती वही है। तो इस पर आप देखिएगा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कहा गया 1 जुलाई 2022 के बाद एकदम प्रतिबंधित है। तो यहां से याद रखिएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से प्रतिबंध लगा दिया गया, और यहीं पर एक अधिनियम नियमावली ले आई गई, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2021। और यही जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम नियमावली है, इसी के तहत आप देखिएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। और पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? 1 जुलाई 2022। तो अब देखिएगा, और ये बात कह रहा 30 सितंबर 2021 में भी कोई प्रतिबंध लगेगा। तो याद रखिएगा 75 माइक्रेन। कितने भैया? 75 माइक्रेन। और ये आप देखिएगा एक प्रतिबंध भैया और लगेगा, वो प्रतिबंध लगेगा भैया 30 सितंबर। और 30 सितंबर कब? 30 सितंबर 2021 को कहा गया अगर 75 माइक्रोन के ऊपर की ही प्लास्टिक चलेगी, इसके नीचे वाली प्लास्टिक क्या कर दी जाएगी? बंद कर दी जाएगी। और जब 1 जुलाई 2022 के बाद प्रतिबंध होगा तो 120 माइक्रोन के ऊपर ही भैया प्लास्टिक चल सकती है। अगर इससे नीचे चली तो भैया आप पर होगी कार्रवाई। अगर आप प्लास्टिक का कारोबार करते पकड़े गए तब आपको होगी सजा। क्यों? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली लग गई है 2021, इसके तहत अब आपके नियम कानून बनेंगे। तो भैया इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आप देखोगे एक सर्वे हुआ है, और वो सर्वे कहता है देश में जो बुजुर्ग हैं, और देश में जो बुजुर्ग हैं उसमें सबसे ज्यादा गुणवत्ता, देश में जो बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग जो हैं उनके जो जीवन की गुणवत्ता है भैया क्या है? जीवन की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब है रहन सहन, खाना पीना, स्वास्थ्य, समस्त विषयों को शामिल कर देते हैं कि बुजुर्गों की जो सबसे अच्छी रहने की देश में व्यवस्था है वो किस राज्य में है। तो भैया याद कर लीजिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग के लिए व्यवस्था है। तो यहां से याद रखिएगा आपका हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान के बाद जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? महाराष्ट्र।
और महाराष्ट्र की बात जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे भैया, बिहार। ये तो 50 लाख के ऊपर राज्यों की कंडीशन है। कितने लाख, 50 लाख के ऊपर जहां बुजुर्गों की जनसंख्या है। उसके नीचे वाले में जाओगे तो उसके नीचे वाले में जाओगे तो सबसे ज्यादा 50 लाख के नीचे, तो 50 लाख से कम की बात करो तो उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा भैया, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद जाओगे भैया तो कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा भैया, उत्तराखंड। कौन सा हो गया भैया, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद जाएंगे तो यहीं पर मिल जाएगा हमको हरियाणा। कौन सा मिल जाएगा भैया, हरियाणा। इन राज्यों से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इनसे भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जब हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यही याद रखिएगा कि यहाँ 3 से 4 दर्रे हैं जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछा जाता है सिप कीला। कौन सा भैया, सिप कीला दर्रा। दूसरा आ जाएगा भैया बड़ा लाचा। और बड़ा लाचा के बाद जाओगे तो आ जाएगा कौन सा भैया, रोहतांग। कौन सा आ गया भैया, रोहतांग दर्रा। कौन सा आ गया भैया, रोहतांग दर्रा। और यही इस रोहतांग दर्रे से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी दर्रे से एक निकली कौन सी, अटल टनल। कौन सी निकली भैया, अटल टनल। और ये जो अटल टनल है इसकी लंबाई पड़ती है 9.02 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भैया, 9.02 किलोमीटर। उसके बाद आओ तो ये अटल टनल जाती कहां से, मनाली से लेह। कहां तक जाएगी भैया, मनाली से लेह तक जाएगी। तो याद रखिएगा। और लेह किसकी राजधानी है, तो लद्दाख की। तो अटल टनल किस दर्रे पर है, तो रोहतांग। और अटल टनल की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। कितनी भैया, 9.02 किलोमीटर। उसके बाद जाओगे तो यही कहां से जाएगी, मनाली से लेह को जोड़ती है। और सिप कीला, बड़ा लाचा, रोहतांग। और याद रखिएगा कि एक नदी है भैया, और वो नदी पड़ जाती कौन सी, सतलज नदी। कौन सी पड़ जाएगी भैया, सतलज नदी। और ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां से, आपसे पूछ सकता है कि सतलज नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश कर जाती भैया, तो सतलज नदी भैया आपकी सिप कीला दर्रा से प्रवेश कर जाती है। किस दर्रे से, सिप कीला दर्रे से। और भी कई सारे तथ्य हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये जो सिप कीला दर्रा हो गया। अब आगे चलेंगे तो यहीं से याद रखिएगा कि उत्तराखंड पे पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड से भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि अटल टनल हो गई, आपसे यही कह सकता है कि भारत की, क्या कहेगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग। तो अब क्या करेंगे भैया, इसने क्या कह दिया, भारत की लंबी सुरंग। अटल टनल तो पता कर लिया, पर इसने क्वेश्चन कर दिया भारत की सबसे लंबी सुरंग। तो भैया भारत की सबसे लंबी सुरंग कहां हो जाएगी, तो हो जाएगी भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सी हो गई भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आपसे कह सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की सबसे लंबी टनल है। पहले इसका नाम जो था वो क्या था भैया, पहले इसका नाम था चेनानी नासिरी। कौन सा हो जाएगा भैया, चेनानी नासिरी। और अब आप देखोगे यही चेनानी नासिरी क्या कहलाती है, अटल टनल। अब यही जो चेनानी नासिरी है या अटल टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसकी जो लंबाई हो जाएगी भैया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो भैया इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी भैया कितनी, 9.28 किलोमीटर। इतने तथ्य मैंने आपको बता दिए, आप इनको अपनी कॉपी में लिखें और एक बार मेरे साथ जुड़ जाएं, आपको मैं आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसे शेयर भी करते चलें।
और मैं इस क्लास को आज यहीं रोकता हूं और अगली क्लास में आगे की चीजें पढ़ेंगे। और मैंने कहा था कि मैं इतनी चीजें करा दूंगा आपको, ज्यादा नहीं, बस 4 वीडियो में पूरा मंथ कंप्लीट, कम से कम बताऊंगा और आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा। आपको वो निरर्थक तथ्य नहीं दूंगा जो आपके लिए बिल्कुल फायदा ना करें। आपको वही तथ्य मैं प्रयास करूंगा कि जो आपको वो जानकारियां दूंगा जो आपके आगामी परीक्षाओं में काम में है। तो आज हम भैया क्लास को यहीं रोकेंगे और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को कर लें सब्सक्राइब, और जो लोग हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो आ जाएं भैया प्रयाग एकेडमी उन्नाव। और ये जो क्लासें हैं कहाँ पर संचालित होती हैं, तो भैया GIC स्कूल के सामने, और संपर्क सूत्र हमारा दिया हुआ है, आप उस नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हो। तो आज क्लास को यहीं देते हैं भैया विराम और यहीं रुकते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।